well. Okay, so today's lecture would be sort of an overview of a few things that you have already done, and I will include a couple of new things as well. We have talked about the atrial repolarization wave, and I mentioned it when we were studying ECG. जब हम ECG पढ़ रहे थे तो मैंने इसको mention किया था, right? But in context with the second degree heart block, it should also be mentioned. क्योंकि हम the concept is that the QRS complex, which is a bigger complex, which is a bigger amplitude wave, it masks the atrial repolarization wave. That's how it is, right? But that is in a normal ECG, and an ECG that has been taken or recorded with the help of the standard 12 leads, right? जिसमें 12 ECG leads यूज होती हैं ना, जो हमने पढ़ी थी, ठीक है? तो अगर तो वो यूज हो रही हैं तो ये मास्क हो जाती है. नाउ देयर आर टू कंडीशंस जिसमें कि ये हमें नजर आ सकती है. ये मैंने आपको तब भी बताया था. एक है कि हम मॉडिफाइड लिम्ब लीड्स सिस्टम लगाएं जिसमें कि 24 तक लीड्स हो सकती है. मैं उनकी प्लेसमेंट की बात आपसे नहीं करूंगा इस वक्त कि वो कहाँ प्लेस की जाती हैं, ठीक है? लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि उसको हम कहते हैं मॉडिफाइड लिम्ब लीड सिस्टम, ठीक है? और उसको हम अब वी कैन टेक दैट सिस्टम अप टू, जो मॉडिफाइड सिस्टम है उसमें 24 तक लीड्स लग सकती है इंस्टेड ऑफ 12, ठीक है? नाउ उससे होता क्या है कि उससे हमें ये TA वेव, जो एट्रियल रिपोलराइजेशन वेव है, ये हमें नजर आ जाती है, ठीक? बट जब QRS कॉम्प्लेक्स नहीं होता, जैसे हमने कहा कि सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में दोनों में ही जो है वो QRS कॉम्प्लेक्स मिसिंग होते हैं, मॉर्बिड्स टाइप 1 में भी और मॉर्बिड्स टाइप 2 में भी, ठीक है? QRS कॉम्प्लेक्सेस मिसिंग होते हैं, सिर्फ P वेव आती है और QRS कॉम्प्लेक्स कई दफ़ा उसके आगे मिसिंग होता है. वो दोनों मैं आपको समझा चुका हूँ कि व्हाट वर एक्चुअली दे. अच्छा, नाउ अब प्रॉब्लम ये है कि जो कार्डिक साइकिल की टोटल ड्यूरेशन है, इट इज 800 मिली सेकेंड्स और 0.8 सेकेंड, जो एक स्टैंडर्ड ड्यूरेशन हम जिसे व्हाट वी कंसिडर एज द स्टैंडर्ड ड्यूरेशन, ठीक है? नाउ the atrial repolarization wave is a mean of 320 milliseconds. इसका ये अमूमन कितनी की होती है? 320 milliseconds after the end of the P wave. यानी कि ECG पे जहाँ P wave खत्म होती है उससे आगे ये अमूमन 320 milliseconds तक ये वेव रहती है. नजर हमें नहीं आती, फिर वही बात, इन अ नॉर्मल ECG, इन अ 12 लीड ECG ये हमें नजर नहीं आती क्योंकि QRS कॉम्प्लेक्स इसको मास्क कर लेता है, ठीक है? नाउ वैसे इसकी जो ड्यूरेशन है वो P वेव, जो कि एट्रियल डीपोलराइजेशन वेव है, उसकी ड्यूरेशन से 2 to 3 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है? इसकी पोलैरिटी हमने ये तब भी बात की थी कि इट्स पोलैरिटी इज ऑलवेज अपोजिट टू द P वेव. P वेव जो है वो पॉजिटिव वेव है, ये हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक है? नाउ PTA ड्यूरेशन जो है वो कहाँ से है? PTA ड्यूरेशन क्या है? ऑनसेट ऑफ P वेव, यानी कि स्टार्ट ऑफ द P वेव टू द एंड ऑफ द TA वेव, जहाँ पे कि एट्रियल रिपोलराइजेशन वेव खत्म हो रही है, वो यूजुअली उसका मीन जो है वो 440 मिली सेकेंड्स होता है. इट वेरीज विद द हार्ट रेट, ऑफ कोर्स वो तो करेगी, बिल्कुल. हार्ट रेट ज्यादा होगा ये कम हो जाएगी, हार्ट रेट ज्यादा थोड़ा होगा ये ज्यादा हो जाएगी, ठीक है? उसकी अपोजिट चलेगी. नाउ इफ द PR इंटरवल इज, एक उसने आपको एक स्टैंडर्ड रीडिंग बताई है कि अगर PR इंटरवल जो है 160 ms है किसी ECG पे, तो उसकी TA वेव जो है, जो उसकी एट्रियल रिपोलराइजेशन वेव है, इट वुड एंड अबाउट 280 मिली सेकेंड्स लेटर देन दैट. यानी कि ये PR इंटरवल के खत्म होने के बाद आपको फर्दर 280 मिली सेकेंड्स तक नजर आ जाएगी. अब आप अगर इस 160 और 280 को ऐड करें तो ये जो ऊपर वाली लाइन में दो लाइनें छोड़ के ऊपर ये जो 440 मिली सेकेंड आता है, तो मेरा ख्याल है इट सम्स अप टू दिस, ठीक है? तो एक तो उसने आपको ये बता दिया कि जो इसकी टोटल ड्यूरेशन है वो 440 मिली सेकेंड, ठीक है? ठीक, किसकी? इस टोटल की PTA ड्यूरेशन, यानी कि स्टार्ट ऑफ द P वेव
टू द एंड ऑफ द एट्रियल रीपोलराइजेशन वेव, यानी कि जहाँ एट्रियल डीपोलराइजेशन शुरू होती है वहां से लेके जहाँ पे एट्रियल रीपोलराइजेशन भी खत्म हो जाएगी वहां पे, ठीक है। अच्छा, नाउ अब दूसरी बात उसने आपको ये बताई है कि अगर पी आर इंटरवल किसी ईसीजी पे 160 है नॉर्मल पे, ठीक है, तो टीए वेव जो है वो उसके बाद 280 मिली सेकेंड्स पे एंड होगी, और अगर आप इन दोनों को आपस में ऐड अप करें तो दिस इज गोइंग टू बी 440 हर्ट्ज, ठीक। अब इसकी कुछ डायग्राम्स हैं वो देख लो। एक ये है एट्रियल रीपोलराइजेशन वेव विदाउट क्यूआरएस, यानी कि जब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं आ रहा, यानी कि किसी ब्लॉक में है, ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं आ रहा। अब देखो इससे नेगेटिव वेव, ठीक, क्योंकि ये अपनी जो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है उससे नीचे बन रही है, ठीक, दिस वन, ये जो है लूप जो है, ये ब्लैक लूप जो आपको नजर आ रहा है, ठीक। सो ये तो एक कंडीशन तो ये हो गई कि विदाउट अ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये एक है जिसमें कि ये आपको विद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नजर आएगा, ठीक है। तो ये कैसे नजर आएगी आपको, जब आप मॉडिफाइड लिम्ब लीड सिस्टम लगाएंगे, ये उसके बगैर आपको नजर नहीं आएगा। अदरवाइज ये जो है ये आपके इसी में मास्क हो जाएगी, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में और इसमें ये मास्क हो जाएगी, नजर नहीं आएगी आपको। ये नजर आपको तब आएगी जब आप इस पे व्हेन यू विल प्लेस अ मॉडिफाइड लिम्ब लीड सिस्टम, ठीक है, ये फिर आपको नजर आएगी। तो बस एक तो थोड़ा सा मैंने आपको ये बताना था इसके बारे में। एक और बात हमने बात की थी कि स्टोक्स सिंड्रोम सिंड्रोम हो या थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, जिसको हम मतलब ये उसी की आगे एक कॉम्प्लिकेशन है स्टोक्स सिंड्रोम जो है थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक की। और दूसरी हमने बात की थी कि जो मॉर्बिड्स टाइप 2 है उसमें भी पेसमेकर चाहिए होता है, तो दोनों का ट्रीटमेंट हमने पेसमेकर बताया। सो फ्यू वर्ड्स अबाउट द पेसमेकर, ठीक है, एक दो बातें पेसमेकर के बारे में, ठीक है। पेज नंबर बताएं कोई, पेज नंबर पे क्या करना बेटा आपने, ये आपके इसी चैप्टर में से ही है। अब वो तो पेज नंबर है, देखो जो एट्रियल रीपोलराइजेशन वेव है वो तो आपको एक एक्स्ट्रा बात है, वो तो आपके इसमें डिस्कस ही नहीं हुई हुई, ठीक है। उसको तो उन्होंने क्लियरली लिख दिया कि जी ये तो बस मास्क हो जाती है, ठीक है। लेकिन आई ट्राई टू ब्रिंग आउट समथिंग कि एक्चुअली होता क्या है, which is an extra knowledge and you are becoming doctors so it won't be wasted, I believe, ठीक है। That's my way of thinking. If you have some knowledge it would be used somewhere or the other, कहीं ना कहीं यूज हो ही जाएगा, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं, ठीक है जी। अच्छा, तो अब हम दूसरी बात जो हमने करनी थी, हमने थोड़ी सी पेसमेकर्स के बारे में करनी थी। हमने ये तो कह दिया कि जी पेसमेकर जो है ना इसका ट्रीटमेंट कि आर्टिफिशियल पेसमेकर लगता है, हमने ये स्लाइड की थी कि स्मॉल बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर है which is planted beneath the chest wall near the under the beneath the chest wall skin near the collarbone, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स जो है वो यूजुअली इसके राइट वेंट्रिकल में दिए जाते हैं थ्रू सबक्लेवियन वेन, लेकिन इसके मतलब 3 इलेक्ट्रोड्स वाला भी पेसमेकर है जो कि राइट एट्रियम को भी दे सकता है, राइट वेंट्रिकल को भी दे सकता है और इवन लेफ्ट वेंट्रिकल को भी दे सकता है, ठीक है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन के रिक्वायरमेंट क्या है, ये क्लिनिशियन ने ये कार्डियोलॉजिस्ट ने डिटरमिन करना है। दिस इज फॉर द कार्डियोलॉजिस्ट टू डिटरमिन कि वेदर which type of this pacemaker would be required. पेसमेकर का जो इलेक्ट्रोड का कनेक्शन है वो देना कहाँ है, राइट एट्रियम पे देना है, राइट वेंट्रिकल पे देना है या लेफ्ट वेंट्रिकल पे देना है, ठीक है। तो ये उसकी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और दूसरी बात जो मैंने आपको इसमें बताई थी वो ये थी कि जनरेट्स इंपल्सेस व्हेनेवर द नेचुरल रिदम फॉल्टर्स, जब नेचुरल रिदम काम नहीं करता तो फिर ये टेकअप कर लेता है, अदरवाइज ये क्वाइट रहता है, हर वक्त नहीं चल रहा होता, ठीक है। बट ओवर ड्राइव सप्रेशन तो आपको मैं बता चुका हूँ, ये मिस्टर जरगुना जरगुना उस्मान, no video. What sort of a video you are looking for, Haseeb Sikandar? Only audio.
Yes, it is only audio. That's what we have been instructed. But don't try to, because the video quality might not be that good. So it's only the audio that we are relying upon. ठीक है, चलो तो अब हम थोड़ी सी इस पे ब्रीफ सी बात है, कोई लंबी बात नहीं है। तो एक बात तो अब ये हो गई कि ये लगाया जाता है जनाब, जो आर्टिफिशियल पेसमेकर है, इट इज प्लेस्ड अंडर द चेस्ट स्किन नियर द कॉलर बोन। इलेक्ट्रोड्स जो हैं इसके वो 3 इलेक्ट्रोड पेसमेकर्स भी हैं, सिंगल इलेक्ट्रोड पेसमेकर भी हैं, 2 इलेक्ट्रोड पेसमेकर भी हैं, डिपेंडिंग अपॉन के रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, अब उसकी डिटेल में हम नहीं जा सकते क्योंकि वो एक टोटल क्लिनिकल काम है, वो एक कार्डियोलॉजिस्ट का काम है। ही इज द इंचार्ज, ही इज द पर्सन हु इज सपोज्ड टू डिटरमिन कि इसको कौन से वाला पेसमेकर लगना है और क्यों लगना है, वो रीजन उसके पास होती है। ठीक है, ओके। तो एक और बात जो हमने कही थी कि ये इम्पल्सेस, इट ओनली जनरेट्स इम्पल्सेस व्हेन द नेचुरल रिदम ऑफ द पर्सन, ऑफ दैट पर्सन, उसके हार्ट का जो नेचुरल रिदम है उस पर्सन के, वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो फॉल्टर करना शुरू हो जाता है, वो ठीक नहीं रहता, तो देन इट टेक्स ओवर। ठीक है, इट इज प्रोग्राम्ड इन सच अ वे। अच्छा, और इसके बारे में एक दो बातें हैं जो पेसमेकर के बारे में जो आपको पता होना चाहिए कि इफ अ पेसमेकर लीड्स इन द राइट वेंट्रिकल, आपने बंडल ब्रांच ब्लॉक पढ़े हैं ना, डॉक्टर शाहिना ने पढ़ाए होंगे आप उस वाले चैप्टर में, वेक्टर्स वाले चैप्टर। कैन somebody answer that? बेटा राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक पढ़े हैं या नहीं पढ़े? पढ़े हैं, मुझे पता, आप, आई नो दैट यू हैव डन इट। खैर चले, मैं आपको एक ब्रीफ सा ओवरव्यू सिर्फ देता हूँ। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक का मतलब ये है कि जो राइट वेंट्रिकल को सप्लाई जा रही है प्रेकेंजे फाइबर्स की, वो ब्लॉक हुई। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा? नो सर, ज़ैनब बीबी, आर यू श्योर ज़ैनब? Can you take the responsibility of saying that you haven't done the bundle branch blocks? Can anybody answer? Can anybody else answer on that? बेटा कोई और बच्चा बता सकता है? नहीं तो फिर मैं उनको ब्रीफली, मुझे थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो भी बड़ी सीधी सी बात है। क्योंकि मैंने आपको जब इतना इंट्रोडक्शन, तो yes sir, because only the physio lecture that we listen carefully. Okay, and what about the other subjects? Brief overview दे दें मोहम्मद दानियाल। ओके, दे देता हूँ बच्चे, दे देता हूँ, आप बता देते। अच्छा चले, अब होता क्या है कि जैसे मैंने आपको कहा कि चले हम कहते हैं कि राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ठीक है, जिसको हमने ये लिखा हुआ है RBBB, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। ठीक है, और एक है लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। ठीक, अब वेक्टर्स में या ECG पे ये, या स्पेसिफिकली वेक्टर में ये कैसे शो होंगे? वेक्टर में ऐसे शो होंगे कि जब हम, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लेफ्ट से लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, तो इसका मतलब है कि जो प्रेकेंजे फाइबर्स लेके जा रहे थे कार्डिक इंपल्स को इनटू द वेंट्रिकल्स, दे आर ब्लॉक, इंपल्स उनमें ब्लॉक हो गई। अच्छा, अब उनमें इंपल्स ब्लॉक हो गई तो इसका मतलब है कि बोथ द वेंट्रिकल्स वोंट बी एबल टू बी डीपोलराइज्ड एट द सेम टाइम। क्यों? क्योंकि जो अगर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो राइट बंडल ब्रांच में तो कोई इशू नहीं है, वहां से तो इंपल्स जल्दी से राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगी और राइट वेंट्रिकल पहले डीपोलराइज हो जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल बाद में डीपोलराइज होगा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें इफ दिस इज द केस, तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट ने कहां से उठना है और किधर को जाना है? जहां नेगेटिविटी जनरेट हो रही है वो कहां हो रही है? जहां डीपोलराइजेशन पहले हो गई है, यानी कि राइट साइड पे, क्योंकि वहां तो वहां नॉर्मल है, वहां तो कोई ब्लॉक नहीं है, तो वहां डीपोलराइजेशन पहले हो गई, वहां नेगेटिविटी जनरेट होनी शुरू हो गई और करंट ने फ्लो करना था नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, जहां नेगेटिविटी जनरेट हो रही है।
तो वेक्टर की जो डायरेक्शन है दैट वुड बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि दैट वुड बी फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम राइट बंडल ब्रांच, फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल लेट डीपोलराइज हो रहा है, वहां पॉजिटिविटी ज्यादा देर रहेगी। जो 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 लेफ्ट है, क्योंकि लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, वहां पॉजिटिविटी देर तक रहेगी। जो राइट है वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां नेगेटिविटी जल्दी अराइज हो जाएगी। तो वहां वेक्टर की डायरेक्शन जो है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हो जाएगी, ठीक है, इसकी डिविएशन हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जिस तरफ प्रॉब्लम होगी उस तरफ वेक्टर का एरो होगा, ये बात समझ लो बस, ठीक है। यही चीज हाइपरट्रॉफी में आती है। अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है तो क्या होगा, फिर वही बात होगी, क्योंकि उसका कोर्स बड़ा हो गया, उसका मसल बल्क ज्यादा हो गया, इट विल टेक मोर टाइम टू डीपोलराइज, ठीक है। तो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो, जो वेक्टर की डायरेक्शन है वो एक ही आएगी, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। और ईसीजी पे जो इसका पैटर्न आएगा वो यूजुअली स्लर्ड जो है ना, वो ब्रॉडेंड, स्लर्ड नहीं कहना चाहिए, ब्रॉडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस आएंगे, क्योंकि टोटल जो क्यूआरएस का जो क्यूआरएस का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या है, इट इज द डीपोलराइजेशन ऑफ बोथ द वेंट्रिकल्स। तो अगर एक वेंट्रिकल को ज्यादा टाइम लग रहा है तो ऑफ कोर्स उसकी ड्यूरेशन जब बढ़ेगी, जो आपका क्यूरस कॉम्प्लेक्स जो है उसकी वो स्पाइक वाली सिचुएशन कम हो जाएगी और इट वुड बी अ ब्रॉडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अगर पेस मेकर लीड जो है वो राइट वेंट्रिकल में लगा दी जाए, ठीक है, विद दिस कॉन्सेप्ट, ये लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक इस कॉन्सेप्ट के साथ, अब हम अगर इस बात पे आए, इंप्लीमेंट करें इसको इसमें पेस मेकर पे, कि अगर पेस मेकर जो राइट वेंट्रिकल में लगी लीड जो है उसका जो इलेक्ट्रोड है वो राइट वेंट्रिकल में लगा हुआ है, सो व्हाट विल हैपन, जब भी पेस मेकर काम करेगा राइट वेंट्रिकल पहले डीपोलराइज होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल बाद में होगा। क्यों? रीजन वही है जो बंडल ब्रांच ब्लॉक में थी, क्योंकि इस सूरत में राइट वेंट्रिकल में तो डायरेक्ट करंट आ गई, वो जल्दी डीपोलराइज हो गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल तक करंट जो है वो थ्रू वेंट्रिकुलर मसल मास जानी है, which is a slow way of conduction, ठीक है, which is a slow way of conduction, तो इसीलिए उसको टाइम ज्यादा लगेगा, ओके। तो हमें जो अगर जो हम कहने का मतलब सारी ये सारा जो मैंने आपको इतना इसका यहाँ तक मैं आपको आई हैव ब्रॉट यू टू दिस पॉइंट, उसका मकसद ये है कि आपको ये बताया जाए कि अगर राइट वेंट्रिकल में लगा हुआ है पेस मेकर का इलेक्ट्रोड, तो वो राइट वेंट्रिकल को पहले करेगा डीपोलराइज और लेफ्ट वेंट्रिकल लेट होगा। और जो पैटर्न आएगा वेक्टर का या ईसीजी में जो पैटर्न आएगा वो आएगा जो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में आ रहा होता है जैसे, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो लेट डीपोलराइज होगा और राइट जल्दी कर जाएगा, तो पैटर्न वही आएगा जैसे कि लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, ठीक है। और कन्वर्सली अगर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में है तो जाहिर है वो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक का पैटर्न देना शुरू कर दे, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ द पेसमेकर्स जो परमानेंट पेसमेकर्स जो लगते हैं ना, वो उनकी लीड्स जो है वो यूजुअली राइट वेंट्रिकल में ही, ट्रेडिशनली राइट वेंट्रिकल में ही लगाई जाती है, ठीक है। एक बात ये हो गई। अच्छा, अब ये कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर बेस्ड पेसमेकर्स भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो भी हैं, वो ज्यादा उनमें प्रॉब्लम है जिनमें कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल काम ही सही नहीं कर रहा, ठीक, तो उसकी वजह से फिर उसमें प्रॉब्लम आती है। अब एक और चीज आपने पढ़ी होगी, इजेक्शन फ्रैक्शन, पढ़ी है ना आपने? किसी को याद है इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है? कोई यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकता है इजेक्शन फ्रैक्शन की चैट में? लिख सकता है कोई कि नहीं? ओ ये तो लीव मीटिंग आ गई, ठीक है। अच्छा, तो कैन somebody write that?
शेरी है, कैसे शेरी इधर ये है शेर ओके now I hope that you can see the screen. तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये था कि कैन somebody tell me कि ejection fraction क्या होती है? This definition is Malaika Asim. Beta, this definition is for stroke volume. It's not the amount of blood. Fraction of fluid ejected from ventricle with each contraction. और ये किसका fraction है? किस चीज की fraction है ये? End diastolic volume. And it is 60% of end diastolic volume. ठीक है? ठीक? अच्छा, अब इस केस में क्या होता है? जब हम पेसमेकर लगाते हैं, स्पेसिफिकली ऑन द राइट साइड, तो इजेक्शन फ्रैक्शन थोड़ी सी कम रह जाती है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को डायरेक्ट स्टिमुलेशन नहीं मिल रही होती। लेफ्ट वेंट्रिकल को डायरेक्ट स्टिमुलेशन नहीं मिलती और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो यूजुअली थोड़ा सा कम परफॉर्म करता है। ठीक है? तो अगर तो हार्ट परफेक्टली नॉर्मल हो तो थोड़ी सी कम इजेक्शन फ्रैक्शन से भी काम चल जाता है पेसमेकर राइट में लगा के, राइट वेंट्रिकल में लगा के। ठीक है? लेकिन अगर पहले ही लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन कॉम्प्रोमाइज्ड है, इजेक्शन फ्रैक्शन पहले ही कम है, तो फिर हम अवॉइड करते हैं राइट में लगाना और हम उसको लेफ्ट वेंट्रिकल में ही लगाते हैं। ठीक है? ताकि जो मैक्सिमम उससे इजेक्शन फ्रैक्शन है वो हमें मिल सके। ठीक है? डन? अच्छा, चलिए ये पेसमेकर वाला मसला भी हल हुआ। अब एक और चीज जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है वो नाउ दिस इज सॉर्ट ऑफ रिवीजन नाउ। ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि वो चीजें आप पढ़ चुके हो। वो चीज है बेटा आपकी, हाँ ये आप नहीं पढ़ चुके, सॉरी। देयर आर टू थिंग्स जो कि मैं आपको तब पढ़ाना चाहता था लेकिन मेरे लेक्चर में उसके टाइम नहीं था, क्योंकि ये चीजें भी वो जो गाइडेंस में नहीं दी हुई, ये आपको गेनोंग से मिलेंगी। ठीक है? ये दो चीजें हैं बेटा जिनमें एक्सेलरेटेड एवी कंडक्शन हो जाती है। हमने पहले क्या पढ़े थे? ब्लॉक्स पढ़े थे, एवी ब्लॉक्स पढ़े थे ना हमने। नाउ देयर आर टू कंडीशंस और भी हैं लेकिन ज्यादा जो नोन है वो ये हैं। और ये ऊपर वाली जो खास तौर से वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, ठीक है, ये जो सफेद भेड़िया सिंड्रोम है ना, ये बाज दफा एग्जाम में आ भी जाता है। ठीक है? तो इसलिए इसको तो जरूर कर लेना। दूसरा बहुत आसान है, दूसरा इसी से रिलेटेड सही है, इसी की एक थोड़ी सी वेरिएशन है आगे। तो इसमें होता क्या है कि इसमें बजाय किसी कंडक्शन के स्लो होने के, एवी कंडक्शन जो है वो एक्सेलरेट हो जाती है। अब कैसे हो जाती है वो देखते हैं कि वो कैसे हो जाती है। वुल्फ, पहले हम देखते हैं कि व्हाट हैपेंस इन वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, इसमें क्या होगा। ठीक है? नाउ ये यूजुअली उन पेशेंट्स में हमें नजर आता है जिनमें के पैरोक्सिस्मल एट्रियल एरिथमियाज ऑलरेडी होते हैं, जिनमें के who are prone to attacks of paroxysmal atrial arrhythmias। अब मैंने आपको paroxysmal atrial arrhythmias के बारे में बताया था कि paroxysm क्या होता है? A sudden onset and sudden disappearance of a phenomenon। sudden आया, sudden चला गया। ठीक है? That can remain for seconds, that can remain for minutes, that can remain for hours even। ठीक है? तो जितना इसकी ड्यूरेशन बढ़ती जाती है उतना ये डेंजरस होता था, ये जो पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया है। इसके बारे में जो मैंने आपको बताया था वो बस इतना बताया। डॉक्टर शाइना ने डेफिनेटली आपसे इसके डिटेल में डिस्कस किया होगा। ठीक है? अच्छा, नाउ इसमें क्या होता है कि इसमें जब एट्रियल एरिथमियाज होते हैं, यानी कि पैरोक्सिस्मल एट्रियल एरिथमियाज एक बंदा प्रोन है उनके होने में, तो बाज दफा उनमें एक और साथ प्रॉब्लम आ जाती है, एंड दैट प्रॉब्लम इज कि एक्सेलरेटेड एवी कंडक्शन स्टार्ट हो जाती है और इसको हम कहते हैं वुल्फ पार्किंसंस वाइट सिंड्रोम। ठीक है? इसमें यूजुअली क्या होता है कि
नॉर्मली हमें पता है कि बिटवीन द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल देयर इज जस्ट वन पाथवे एंड दैट इज एवी नोड एंड देन एवी बंडल, ठीक है, और तो कोई पाथवे नहीं है ना नॉर्मली, ठीक। वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में एक एडेड एबनॉर्मल, जैसे एबरेंट कह लो या एबनॉर्मल कह लो, मस्कुलर या नोडल टिश्यू कनेक्शन बन जाता है और इसको हम कहते हैं बंडल ऑफ केंट, ठीक है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ये गाइटन में नहीं है, गेनोंग में है, आपको गेनोंग से इजीली मिल जाएगा। आप यहाँ से सुन भी लें, अगर कोई नोट करना चाहता है तो साथ नोट कर ले, नहीं तो गेनोंग से इसको पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है, क्योंकि गेनोंग भी हमारी एक तरह से टेक्स्ट बुक्स में आती है, ठीक है, और उसमें से यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन देने वाले एग्जामिनर्स हैं, बड़े शौक से उसमें से लोग क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल रूट है इम्पल्स का वो डिस्टर्ब होता है। कैसे डिस्टर्ब होता है कि एक एबनॉर्मल पाथवे बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल बन जाता है, जिसको हम बंडल ऑफ केंट कहते हैं। ये मसल का भी हो सकता है और नोडल टिश्यू का भी हो सकता है। ये जो कनेक्शन है, ये जो एक एबनॉर्मल एक्स्ट्रा कनेक्शन बन रहा है, ये है, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि एवी नोड में तो एवी नोडल डिले भी होता है, ठीक है, तो वहां से इम्पल्स जो है इट कम्स नॉर्मली फिजियोलॉजिकली। मैं ब्लॉक्स की बात नहीं कर रहा, ब्लॉक्स में तो उससे भी ज्यादा डिले था ना, या बिल्कुल ही ब्लॉक था 3rd डिग्री में, या फिर डिले था, या बीट्स ड्रॉप हो रही थी, वो तो एक फिनोमिनन था, ठीक है। इसमें ये जो बंडल है, बंडल ऑफ केंट जो है, इट कंडक्ट्स मोर रैपिडली देन दी एवी नोड, ठीक है, क्योंकि एवी नोड में आपको पता है कि कंडक्शन के कम होने की रीजंस क्या हैं। दो मेजर रीजंस क्या हैं उसकी, एक तो उसमें गैप जंक्शंस नहीं होते, ठीक है, दूसरा उसमें जो एवी बंडल के जो फाइबर्स हैं उनका साइज बहुत छोटा है, उनकी वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन बड़ी कम होती है, कंडक्शन वेलोसिटी बड़ी कम होती है, ठीक है। तो इस वजह से उसमें एक नेचुरल डिले है जिसको हम एवी नोडल डिले कहते हैं। जब अब ये एक एबनॉर्मल बन गया, ब्रिज बन गया या कनेक्शन बन गया बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल, तो इम्पल्स डेफिनेटली फास्टर रेट पे आगे प्रोसीड करेगी, ठीक है। तो इसकी वजह से एक जब फास्टर रेट पे प्रोसीड करती है तो फिर जो उसकी जो इम्प्लीकेशंस हमें नजर आती हैं ईसीजी, वो एक है डेल्टा वेव विच इज अ स्लर्ड अप स्ट्रोक, ठीक है। एक बनती है डेल्टा वेव जो आपने नॉर्मल ईसीजी में कहीं नहीं पढ़ी। डेल्टा वेव आपने पी वेव पढ़ी, टी वेव पढ़ी, क्यू आर एस वेव्स पढ़ी, यू वेव पढ़ी, लेकिन डेल्टा वेव आपने कहीं नहीं पढ़ी, ठीक है। ये बनती ही इस वजह से। और दूसरी चीज इसकी ईसीजी के जो दो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या जिसके दो जो हाइलाइट्स हैं इसकी ईसीजी की, वो क्या है कि एक इसमें डेल्टा वेव आती है विच इज अ स्लर्ड अप स्ट्रोक इन द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और दूसरी चीज शॉर्टेंड पीआर इंटरवल, ठीक है, शॉर्ट पीआर इंटरवल एंड स्लरिंग ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स विद अ डेल्टा वेव रादर ड्यू टू अ डेल्टा वेव, ठीक है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ईसीजी के, ये दो, ये आपने याद रखना और यही लिखने हैं आपने, अगर आपसे पूछा जाए तो तब भी यही लिखना, ठीक। तो ठीक है जी, तो ये है आपका वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। अब इसमें प्रॉब्लम फिर वही है कि इसका इश्यू क्या है, क्योंकि ये वेंट्रिकुलर रेट को तेज कर सकता है, ठीक है, ये वेंट्रिकुलर रेट को तेज कर सकता है, क्योंकि एवी नोडल डिले की वजह से अगर सिर्फ एट्रिया में प्रॉब्लम है तो एवी नोड के थ्रू सारी इंपल्सेस वहां नहीं पहुंच जाएंगी, ठीक है। वो आपने फिब्रिलेशन में पढ़ा ही होगा और फ्लटर में पढ़ा ही होगा, ठीक है, कि चाहे एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन में चाहे एट्रिया का रेट जितना मर्जी ज्यादा होता है, लेकिन ड्यू टू दैट एवी नोडल डिले, ठीक, वेंट्रिकल तक जो इम्पल्सेस हैं वो कम पहुंचती, वो सारी की सारी इम्पल्सेस जो एट्रिया में डेवलप हो रही हैं वो सारी की सारी नहीं आ जाती। और जैसे हमने 2nd डिग्री आर्ट ब्लॉक में 2-to-1 रिदम या उसकी बात की थी, तो यहाँ भी वही रिदम जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, सो द शॉर्ट पीआर इंटरवल एंड स्लरिंग ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये दो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपने देखने, और यही आपने मेंशन किया, ठीक। तो वंस अगेन इसको अगर हम समराइज करें वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम को,
तो हम ये कह सकते हैं कि this is more common in, rather it is present in people, or it may be present in people who have got the tendency or inclination towards paroxysmal atrial arrhythmias. ठीक है, इनमें एक एबरेंट या एबनॉर्मल पाथवे बन जाता है बाज दफा बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल, तो एक एक्सेलरेटेड एवी कंडक्शन की सिचुएशन डेवलप हो जाती है। ठीक है, सो इसकी वजह से जो चीजें हमें नजर आती हैं वो नजर क्या आती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, जो एक एबरेंट पाथवे बन जाता है उसको हम बंडल ऑफ केंट कहते हैं। देखो, जब भी कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, इनको या तो बुलेट फॉर्म में लिखो या तो अपना आंसर ही बुलेट फॉर्म में लिखो। ठीक है, और अगर आप आंसर बुलेट फॉर्म में लिखने की आपको आदत नहीं है, पैराग्राफ में लिखने की आदत है, तो व्हाट यू डू इज कि आप कम से कम अपने कीवर्ड्स को मार्कर से लिखो ताकि वो हाईलाइटेड नजर आए। ऑफ कोर्स आप पेपर में डिफरेंट कलर के हाइलाइटर्स यूज नहीं कर सकते क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो आप मतलब अपार्ट फ्रॉम ब्लैक और ब्लू आप कुछ यूज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर्स की आई कैच करने के लिए जरूरी है कि आपने उनको फिर आइदर या तो आप अपना आंसर ही बुलेट्स में लिखें तो एग्जामिनर बड़ा खुश होता है, या फिर अगर आप पैराग्राफ में लिखते हैं तो कम से कम जो आपके कीवर्ड्स हैं उनको जरूर, या की टर्म्स हैं उनको जरूर ऐसे हाईलाइट करें कि आप उनको ब्लू या ब्लैक मार्कर से लिखें। ठीक है, तो ये जैसे हो गया, जैसे हमने कहा कि जी एक तो पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया होता है हम लोगों में, दूसरा उनमें एक एबरेंट बंडल ऑफ केंट बन जाता है बिटवीन द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल, जिससे कि एवी नोड बाईपास हो जाता है। ठीक है, नाउ दिस बंडल कंडक्ट्स मोर रैपिडली, ऑफ कोर्स इसकी क्योंकि ये तो एवी नोडल डिलेस में नहीं आएगा, तो इसकी वजह से इट कंडक्ट्स मोर रैपिडली, इंपल्सेस की कंडक्शन ज्यादा तेज करता है। ठीक है, उसकी वजह से डेल्टा वेव बनती है, ठीक, विच इज अ स्लर्ड अपस्ट्रोक इन द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और एक इसमें डेल्टा वेव बनेगी और एक इसमें पीआर इंटरवल शॉर्टेंड होगा। बस ये चीजें आपको अगर पता है और ये आप हाईलाइट करके लिख दें तो आई थिंक अगर ये से 2 नंबर का आया है तो कम से कम आपको, कम से कम अगर 2 कोई नहीं भी देगा तो वो बायस्ड होगा जो नहीं देगा, अदरवाइज उसको इस पे 2 नंबर आपको देने चाहिए। फिर तो चलें 1.5 तो देगा ही। ठीक है, अच्छा चलें, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन तो नहीं आता, ये इसी तरह जो पार्ट ऑफ क्वेश्चन। एक और सिंड्रोम है इससे बिल्कुल मिलता जुलता ही है, वो है लॉन-गेनोंग लिवाइन सिंड्रोम। ठीक है, ये भी वही गेनोंग में दिया हुआ है। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी वही पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्या आप डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे करते हैं? ये जो सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमियाज होते हैं और वेंट्रिकुलर एरिथमियाज, ऑफ कोर्स जो वेंट्रिकल से ऊपर हो रहे हैं, यानी कि एवी बंडल में हो रहे हैं, एवी नोड में हो रहे हैं या एट्रिया में हो रहे हैं, वो सब सुप्रावेंट्रिकुलर है, और जो प्योरली वेंट्रिकल में हो रहे हैं वो वेंट्रिकुलर है बस, और इसमें कोई साइंस नहीं है, नो रॉकेट साइंस इन्वॉल्व, बिल्कुल सीधी सी डिमार्केशन। ठीक है, तो इसमें भी ये जो लॉन-गेनोंग लिवाइन सिंड्रोम है, इसमें भी अटैक्स ऑफ पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डियाज, ठीक है, यूजुअली इसमें नोडल टैकीकार्डियाज होते हैं। ठीक है, और उसमें क्या थे, एट्रियल टैकीकार्डिया थे, इसमें क्या है, नोडल टैकीकार्डियाज है। आर सीन इन इंडिविजुअल विद शॉर्ट, वही है, पीआर इंटरवल शॉर्ट है लेकिन नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नॉर्मल क्यों है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नॉर्मल इसलिए है कि इसमें जो डीपोलराइजेशन है, वो जो ये बैंड बनता है, जो एबनॉर्मल बैंड बन रहा है जो कि एवी नोड को बाईपास करता है, उसमें क्या था, वो मसल में चला जाता था। इसमें वो आगे इसको एवी नोड को तो पास करता है लेकिन आगे जो इंट्रावेंट्रिकुलर कंडक्टिंग सिस्टम है यानी कि बंडल है, उसमें जाके ये अटैच हो जाता है, यानी कि ये मसल में नहीं जाता। उसमें कहां से जा रहा था, मसल में गया था, डायरेक्ट मसल में चला गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो आगे बंडल में जा रहा है, यानी कि वो किसी एक वेंट्रिकल को पहले डीपोलराइज नहीं कर देगा। ठीक है, वो दोनों वेंट्रिकल्स को इकट्ठा डीपोलराइज करेगा। ठीक, जिसकी वजह से कि जो है वो स्लर्ड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनेंगे।
ब्रॉड एंड स्लर्ड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनेंगे और डेल्टा वेव नहीं आएगी। वहां इसलिए बनी थी कि वो मसल में चला गया, दैट वाज बिटवीन द एट्रियल मसल एंड द वेंट्रिकुलर मसल, उसमें वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। लेकिन इसमें जो एबरेंट पाथवे बन रहा है, जो नॉर्मल पाथवे बन रहा है, इट इज बिटवीन दी एट्रियल मसल, लेकिन वो आगे कहाँ आ रहा है, वो आके अटैच कहाँ हो रहा है, वो आगे एवी नोड को बाईपास करके जो आपका इंट्रावेंट्रिकुलर कंडक्टिंग सिस्टम है उसी में ही आके अटैच हो रहा है, ठीक है। सो इट इज नॉट क्रिएटिंग एनी एक्स्ट्रा वेव्स देयर एंड इट इज नॉट क्रिएटिंग एनी स्लरिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। पीआर इंटरवल शॉर्टेंड होगा क्योंकि पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डियाज है उस बंदे, तो पीआर इंटरवल तो शॉर्टेंड होगा, वो उसमें भी होगा इसमें भी होगा, ठीक है। तो ये सिंड्रोम थे जो मुझे आपको बताने थे, ठीक है। ये मेरे लेक्चर्स में से रह गए हुए थे, ये मैं आज आपको इनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा था। जब और कुछ चीजें आगे, सर्कस मूवमेंट्स, ये मैं चाहता हूं कि बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई नो कि डॉक्टर शाहीना ने आपको ये बहुत अच्छी तरह बताई होगी। डॉक्टर शाहीना माशाल्लाह शी इज अ वेरी सीनियर टीचर और वेरी गुड टीचर, तो आई नो कि उन्होंने आपको ये बहुत अच्छी तरह बताई होगी। बट जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, मैं चाहता हूँ कि शायद कुछ बच्चों को ये पूरी तरह से क्लियर ना हुआ हो, तो इसको हम थोड़ा सा दोबारा से एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं कि एक्चुअली इसमें होता क्या है। सर्कस मूवमेंट्स जो हैं ये बेसिकली दीज आर द मैकेनिज्म बोथ फॉर द फिब्रिलेशन एंड फ्लटर। फ्लटर और फिब्रिलेशन दोनों का जो बेसिक मैकेनिज्म है वो सर्कस मूवमेंट्स है। इसको हम सर्कस मूवमेंट भी कहते हैं, इसको हम री एंट्री फिनोमेनन भी कहते हैं, ठीक है। इसके दोनों नाम, कोई आपसे सर्कस मूवमेंट्स की बात करे या री एंट्री फिनोमेनन की बात करे तो एक ही बात, ठीक है। नाउ अब कैन समबडी टेल मी कि जी जो एक नॉर्मल, एक बिल्कुल हम किसी फिब्रिलेशन, फ्लटर, किसी पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया, किसी ब्लॉक, हम किसी की बात नहीं कर रहे, perfectly normal heart, what would be in a perfectly normal heart, what would be the course of the cardiac impulse and how would it end, उसका खात्मा बिल खैर कैसे होता है, ये कोई बता सकता है, लिख सकता है वहां पर कि what happens to the cardiac impulse when it reaches the end of the ventricular muscle, क्या होता है इस कार्डिक मसल के, इस कार्डिक इंपल्स के साथ नॉर्मली व्हाट वुड हैपन, एनीबडी? It finishes. Very good. This is Isha Shafiq. Thank you, Isha. That's a very good answer. Yes, it dies down. ये खत्म हो जाती है वहाँ, और फिर एक नई इम्पल्स स्टार्ट होती है, कहाँ से? एसए नोड से, ठीक है। और फिर वो पूरे हार्ट में से गुजरती है, पूरे आपके कंडक्शन सिस्टम से गुजरती है, वेंट्रिकुलर मसल से गुजरती है, एंड देन इट डाइज डाउन अगेन। यानी कि नॉर्मली हर कार्डिक इम्पल्स जो अराइज होती है वो एट द एंड ऑफ द कार्डिक मसल वो डाई डाउन हो जाती है। अब ये बताएं कि इसके डाई डाउन होने की रीजन क्या है, ये कोई बता सकता है? व्हाई डज इट डाई डाउन? ये दोबारा दोबारा क्यों नहीं उसी लूप में चलना शुरू हो जाता? क्या मैकेनिज्म है जो उसको इट विच मेक्स श्योर दैट इट शुड डाई डाउन? It diminishes. Okay, it dies down, it finishes, it diminishes. These are all the same things. क्यों ऐसा होता क्यों है? आप मुझे एक बात बताएं, आपने एक्शन पोटेंशियल पढ़ा है ना? हर तरह का एक्शन पोटेंशियल अब आपने ऑलमोस्ट पढ़ लिया, आपने नर्व का भी पढ़ लिया, मसल का भी पढ़ लिया, आपने एसए नोड का भी पढ़ लिया, ठीक है। आपने तो हर तरह के एक्शन पोटेंशियल पढ़ लिए हैं, स्मूथ मसल का भी पढ़ लिया, स्केलेटल का भी पढ़ लिया, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड, ये मैंने आपको हिंट दिया है। नाउ कैन समबडी कम अप विद दैट, व्हाट वुड बी द रोल ऑफ
Saira Sikandar cannot return back because channels are closed. तो बेटा चैनल कब क्लोज्ड होते हैं? रिफ्रैक्टिव पीरियड में नहीं ओपन हो सकते ना, ठीक है। और रीपोलराइजेशन जब हो रही होती है तो ऑफ कोर्स तब जो सोडियम या कैल्शियम चैनल्स हैं वो तो क्लोज होते हैं, ठीक है। वेरी ठीक बात। तो इसका मतलब यह है कि ड्यूरिंग रिफ्रैक्टरी पीरियड अगर जब इम्पल्स अपने एंड पे पहुंचती है, ठीक है, जब इम्पल्स अपने वेंट्रिकुलर मसल के एंड पे पहुंचती है पूरा अपना ट्रैवल करने के बाद, तो वो जो वेंट्रिकुलर मसल है वो भी अपने रिफ्रैक्टरी पीरियड से आउट नहीं हुआ होता, इट इज स्टिल इन इट्स रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो हमें ये पता है कि नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग एन इम्पल्स मे बी, अ स्टिमुलस मे बी, हाउ स्ट्रॉन्ग अ स्टिमुलस मे बी, it cannot generate another action potential if the muscle is still in the absolute refractory period. ये बात, इस बात से तो कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है किसी को, नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज दैट इज हाउ इट इज सो फार। अभी तक तो हमें यही पता है, कल को और रिसर्च आ जाए तो हमें नहीं पता, बट सो फार हमें यही पता है, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि the reason that the impulse that started from the SA node and traveled through the conduction system and then through the ventricular muscle and reached the end of the ventricular muscle, it dies down. The reason for that is that the muscle is still not out of its refractory period. अगर वो अपने refractory period से निकल आया हो तो क्या होगा? It will re-enter. It can re-enter. फिर इस इम्पल्स के पास चांस है कि ये उसमें री एंटर हो जाए और लूप में चलना शुरू हो जाए, ठीक है। तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लेकिन ये जो सर्कस मूवमेंट्स हैं इसका मतलब ही यही है कि कोई ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती है कि ये जो इम्पल्स है इसको री एंट्री मिल जाती है, ठीक है। अब वो क्या कंडीशन हो सकती है, ठीक है, वो हम देखते हैं। 3 कंडीशन हो सकती हैं जिसमें कि इस इम्पल्स को री एंट्री मिल सकती है, ठीक है। वो क्या हो सकती हैं? 3 ये तो हैं जो कि नॉर्मल में, कि नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल पाथवे यानी कि हार्ट जो है वो हाइपरट्रोफिड नहीं है, ठीक है, ना उसकी कोई कार्डियोमेगैली हुई है, एनलार्ज हार्ट नहीं है, इसलिए जो लेंथ ऑफ द इम्पल्स होगी, उसका जो ट्रेवल होगा इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, वो नॉर्मल होगा, नॉर्मल पाथवे है। ये हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं। नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन के इम्पल्स की जो वेलोसिटी है वो जो है वो अपनी नॉर्मल वेलोसिटी से चलेगी, जो उसकी है तो भी री एंट्री नहीं हो सकेगी, ठीक है। और अगर उसका रिफ्रैक्टिव पीरियड मसल का नॉर्मल रहेगा तो भी री एंट्री नहीं हो सकेगी, क्योंकि नॉर्मली हमने क्या कहा कि उसका रिफ्रैक्टिव पीरियड इज लॉन्गर देन द ट्रेवल ऑफ द इम्पल्स, यानी कि उसका रिफ्रैक्टिव पीरियड इज लॉन्गर देन द ट्रैवलिंग टाइम ऑफ द इम्पल्स। जितनी देर में इम्पल्स ट्रैवल करती है उससे ज्यादा लंबा उसका रिफ्रैक्टिव पीरियड है मसल का, and that is why it won't allow the re-entry of that impulse, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल। अब नॉर्मल में इसका मतलब है कि इसी के परटेनिंग 3 कंडीशंस बनाई जा सकती हैं, यानी कि एक लॉन्गर पाथवे, एक रिड्यूस्ड वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन और एक शॉर्टन्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड। इन्हीं तीनों को देखो मैंने चेंज किया है, बस ये जो नॉर्मल 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 लिखा हुआ ना, इसके साथ मैंने क्या क्या लगा दिया है, पहले में नॉर्मल की जगह मैंने लगा दिया लॉन्गर पाथवे, ठीक है, दूसरे के साथ मैंने लगा दिया डिक्रीज वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन और तीसरे के साथ मैंने लगा दिया शॉर्ट एंड रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब देखते हैं कि अगर ये तीनों फैक्टर्स अगर ये किसी में हो, एक भी हो इनमें से, तो री एंट्री कैसे एनकरेज होती है, री एंट्री कैसे स्टार्ट हो जाती है। इफ द पाथवे इज लॉन्गर, जो कि हाइपरट्रोफी में हो सकता है, कार्डियोमेगैली में हो सकता है, तो कार्डियक इंपल्स जो है इट टेक्स लॉन्गर टाइम, उसको टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि उसका पाथवे लंबा हो गया, ठीक है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी नॉर्मल है और उसका रिफ्रैक्टिव पीरियड भी नॉर्मल है। तो इसका मतलब है कि बाय द टाइम द इंपल्स विल रीच द एंड ऑफ द कार्डियक मसल ऑफ द वेंट्रिकुलर मसल, द मसल वुड बी आउट ऑफ इट्स रिफ्रैक्टिव पीरियड, ठीक है। इफ इट वुड बी आउट ऑफ इट्स रिफ्रैक्टिव पीरियड, द impulse will have a chance to re-enter in the same pathway, तो वो उसी में दोबारा ऐड हो जाएगी। एंड दिस इज द बेसिस ऑफ फिब्रिलेशन इन फ्लटर बोथ, ठीक है, ये उसकी जो बेसिक मैकेनिज्म है वो यही है।
दोनों। आगे फ्लटर और फिब्रिलेशन में क्या डिफरेंसेस हैं वो भी अगर आज इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो हम जरूर कर लेंगे इंशाल्लाह, वी विल डू दैट। ठीक है, तो एक तो हो गया लॉन्गर पाथ। द सेकंड थिंग इज स्लो कंडक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी कंडक्शन जो है रिड्यूस हो गई, डिक्रीज हो गई, स्लो। अच्छा, इसकी वजह से क्या हो, मैं तो अनम्यूटेड ही हूं ना। ठीक, ओके। सो इसमें क्या होगा कि इसमें सिर्फ वेरिएंट क्या है, कंडक्शन वेलोसिटी, यानी कि पाथवे और रिफ्रैक्टिव पीरियड जो है वो फिर नॉर्मल है। ठीक है, अब क्योंकि वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन स्लो है तो अगेन इट विल टेक लॉन्गर टाइम टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट और द एंड पॉइंट। क्योंकि जब हम इसकी भी डायग्राम देखेंगे तो हम देखेंगे कि ऑलमोस्ट जहां से वो स्टार्ट होती है वहीं पे एंड होता है। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब है कि अगर उसको ज्यादा टाइम लग गया तो वंस अगेन क्या होगा, the muscle would be out of its refractive period and it will give a chance to that impulse to re-enter। ठीक है, तो उसको री-एंट्री का चांस फिर से दे देगा। ठीक, ये हो गया। तीसरी चीज क्या हो सकती है, शॉर्ट रिफ्रैक्टिव पीरियड। अब इसमें ना तो पाथवे लंबा है और ना कंडक्शन वेलोसिटी में कोई चेंज आई हुई है, ना वो डिक्रीज है ना पाथवे लंबा है, लेकिन रिफ्रैक्टिव पीरियड शॉर्टन हो गया। अब इम्पल्स जो है वो अपना नॉर्मल कोर्स ऑफ लेंथ और नॉर्मल टाइम लेके एंड पे पहुंचेगी, लेकिन जब वो वहां पहुंचेगी तो क्योंकि रिफ्रैक्टिव पीरियड शॉर्टेंड है तो मसल वुड बी आउट ऑफ इट्स रिफ्रैक्टिव पीरियड। अगेन इफ इट इज आउट ऑफ इट्स रिफ्रैक्टिव पीरियड तो क्या होगा, इट कैन गिव द री एंट्री टू द इम्पल्स। ठीक है, इट्स नॉट दैट इट विल ऑलवेज गिव, इट कैन। ठीक है, वो दे सकती है, तो जब मिल जाएगी तो वो फिर फिब्रिलेशन या फ्लटर स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि ये उसकी बेसिस है। ठीक है, पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया की भी यही बेसिस है इनफैक्ट, ये भी आपको बता दूं। इसीलिए पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डियाज जो है दे आर कंसिडर्ड डेंजरस। ठीक है, अच्छा जी, ये इसकी डायग्राम। इसमें उसने सिर्फ लॉन्गर पाथवे की एग्जांपल दी हुई है, लेकिन उसी की बेस पे हम बाकी सारे भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। ऊपर वाली जो जो 1 2 3 4 जो उसने सर्कल्स बनाए हुए हैं, ये उसने दिखाया नॉर्मल पाथवे। ठीक है, इम्पल्स यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से। ठीक है, और ये इम्पल्स चलना शुरू हो गई, चल रही है, इम्पल्स चल रही है, एंड नाउ इट हैज रीच्ड ऑलमोस्ट एट अ पॉइंट जहाँ पे वो एंड हो गई। अब आप ये देखें कि ये जो एरिया है, वाइट एरिया, दिस इज द एरिया, ये जो एरिया, दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। तो यहाँ पे कहीं आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, यानी कि यहाँ पे ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड में चल रही है। ठीक, सॉरी, ये जो एरिया है, ये जो सारा पर्पल एरिया, ठीक है, तो इम्पल्स यहाँ पहुंची है तो उसको री एंट्री के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, the muscle is still in its refractory period, absolute refractory period, जिसमें कि हमने क्या कहा कि no matter how strong the impulse may be, it cannot generate another acting potential। ठीक है, तो इस वजह से नॉर्मल पाथवे में तो यहाँ आके ये डाई डाउन होगा। अब ये उसने दिखाया है लॉन्ग पाथवे, यानी कि री एंट्री फिनोमेनन कैसे चलता है। अब ये दिखा रहा है कि ये चल रही है, इम्पल्स आ रही है, यहाँ आके अब ये खत्म होगा। अब प्रॉब्लम यहाँ क्या हो रही है कि यहाँ पे ये आगे रिफ्रैक्टिव पीरियड से आउट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे ये रिफ्रैक्टिव पीरियड से आउट है, इसका मतलब है यहाँ से इसको री एंट्री बड़े आराम से मिल सकती है। इसी तरह हम उस पर भी जा सकते हैं जैसे हम उस पर गए थे। ठीक है, नाउ इसमें अब ये भी देखते हैं कि फ्लटर में कैसी ईसीजी होती है और फिब्रिलेशन में कैसी होती है। एक, अगर आप फ्लटर और फिब्रिलेशन में फर्क क्या है, कोई मुझे बता सकता है फ्लटर और फिब्रिलेशन में फर्क क्या है? एनीबॉडी? या क्या डिफरेंसेस हैं फ्लटर में और फिब्रिलेशन? है को बच्चा भाई? राइट इट डाउन बेटा, डोंट वरी, राइट इट डाउन। एक फर्क तो ये है कि फिब्रिलेशन में जो, इनको हम कहते हैं कि फिब्रिलेशन में हम कहते हैं कि जो इतने फोकस बन जाते हैं, इतनी ज्यादा डिवीजन ऑफ इम्पल्सेस हो जाती है, इतने ज्यादा साइकिल चलने शुरू हो जाते हैं अंदर कि
हर एक छोटा सा पोर्शन ऑफ वेंट्रल मसल जो है ना, वो या एट्रियल मसल जो है वो अपने रिदम पे चल रहा होता है। यानी कि ये कहा जाता है कि हार्ट में 50 डिफरेंट रिदम्स चल रहे होते हैं, और जब हार्ट में 50 डिफरेंट रिदम्स चल रहे होंगे तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि क्या हो रहा हो? हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, चाहे वो वेंट्रिकल है चाहे वो एट्रिया है, क्योंकि एट्रियल फिब्रिलेशन भी होती है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन भी होती है, एट्रियल फ्लटर भी होता है, वेंट्रिकुलर फ्लटर भी होता है। ये बात मैं आपको पहले अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि एट्रियल arrhythmias are less dangerous but the ventricular arrhythmias are much more dangerous। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ventricular fibrillation है it is just another name of death, क्योंकि इसमें तो आपके पास हार्डली 1 मिनट होता है, कुछ सेकंड्स होते हैं बंदे को बचाने के लिए, इससे ज्यादा नहीं होता। ठीक है, अच्छा नाउ तो इसमें देखो कि हो क्या रहा है, ये फिब्रिलेशन है। मैं देख लूं कि पहले आपने चैट में क्या लिखा। ये because ventricular muscle is refractory period cannot conduct। ये बेटा आपने किसकी रीजन लिखी है? बेटा प्लीज मुझे बताएं आपने किसकी रीजन लिखी है? Write it down here, Eamon। लिख दो बेटा। अच्छा मेरा क्वेश्चन ही लिख दो। ओके चलें, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हमने इसके डिफरेंसेस की बात की। अच्छा पहला डिफरेंस मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इसमें चाहे री एंट्री फिनोमिनन, अब इसमें जब 50 डिफरेंट फोकाई जो है, 50 डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ हार्ट जो है वो अपना अपना साइकिल, अपना अपना रिदम चलाना शुरू कर देते हैं, तो एक बात तो ये है कि वो 50 डिफरेंट इम्पल्स गाय वाले का आंसर बेटा बाबा आप दे रहे हैं, isn't it a bit too late? चलें कोई बात नहीं सर, एनीवे थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन, आई अप्रिशिएट दैट। अच्छा तो फिब्रिलेशन में कई रिदम चलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, कई री एंट्री फिनोमिनन चलने शुरू हो जाते हैं। तो उसमें ये देखो मल्टीपल री एंट्री फिनोमिनन चल रहे हैं, डिफरेंट बिजर्क, इसको हम कहते हैं टोटल केओस, बिजर्क, कंप्लीट इरेगुलरिटी। ठीक है, ये दिस इज एट्रियल फिब्रिलेशन। ये फ्लटर है ऑन द अदर हैंड, इसमें देखो सिर्फ एक साइकिल में ही एक ही लूप में री एंट्री हो रही है, इसमें कई लूप्स में री एंट्रीज हो रही है। ठीक है, तो फ्लटर में तो फिर हार्ट थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन फिब्रिलेशन में हम हार्ट को कहते हैं कि इट कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट, चाहे एट्रिया चाहे वेंट्रिकल है, व्हाटसएवर व्हिचएवर पार्ट इट इज, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, वो क्विवर करता है। व्हाट इट डज, इट क्विवर्स, क्विवर्स होता है कांपना। तो व्हेन इट कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट इट कैन नॉट थ्रो द ब्लड। अगर एट्रिया है तो वो ब्लड जो है वो एट्रिया से वेंट्रिकल में नहीं फेंक सकता, और अगर वो वेंट्रिकल है तो वो वेंट्रिकल से उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं फेंक सकता। तो ज्यादा डेंजरस कौन सा हुआ, जो कि उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन में फेंक सकता, नहीं फेंक सकता। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल की जो 80% फिलिंग है वो विदाउट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन भी हो जाती है। अगर एट्रिया प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे और वो, तो वो आखिरी 15 to 20% जो है सिर्फ वो रह जाएगा ना ब्लड, वो नहीं ना आएगा प्रॉपरली इसमें वेंट्रिकल में, बाकी 80% तो होगा, उस पे एट रेस्ट तो सर्वाइवल हो जाएगा। लेकिन अगर वेंट्रिकल फेल हो जाए तो वेंट्रिकल चाहे जितना मर्जी भरा हो, उससे आगे अगर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एओर्टा में ब्लड जाना ही नहीं है और आगे डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होना पूरी बॉडी में, तो दैट इज यूजलेस, उसका तो फायदा ही कोई नहीं। दैट इज वाई जो एट्रियल टैकिकार्डियाज हैं या एरिथमियाज हैं, दे आर नॉट दैट डेंजरस, लेकिन जो वेंट्रिकुलर हैं वो डेंजरस।
एंड जैसे मैंने पहले भी कहा आपको कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इज जस्ट अनदर नेम ऑफ डेथ, ठीक है, क्योंकि इसमें हार्ट जो वेंट्रिकल है वो क्वेवर करता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, इसलिए वो कुछ भी आगे ब्लड नहीं थ्रो कर सकता इनटू द एओर्टा, ठीक है। अच्छा, एक और डिफरेंस जो कि आप इसकी ईसीजी पे देखेंगे, ये मुझे नहीं पता, बेटा वी हैव 5 मोर मिनट्स, ठीक है। मैं आपको सिर्फ इसकी डिफरेंसेस बता दूं एंड देन वी आर डन। डिफरेंसेस का एक तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरा डिफरेंस इसमें जो है वो इसकी ईसीजी में आता है। जो ईसीजी है इसकी फिब्रिलेशन की, ठीक है, इसको हम कहते हैं, इसमें देखें टोटली इर्रेगुलर वेव्स हैं, इसमें आपको कोई वेव पैटर्न किसी किस्म का, ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की ईसीजी है, ठीक है। अगर एट्रियल फिब्रिलेशन की ईसीजी होगी तो क्या होगा, वो भी पी वेव्स नहीं नजर आएंगी आपको, ठीक है, पी वेव्स आपको बिल्कुल नजर नहीं आएंगी, ठीक, लेकिन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस आपको कुछ ना कुछ नजर आ जाएंगे, लेकिन क्योंकि ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है इसलिए इसमें तो आपको कुछ नजर नहीं आने लगा, ठीक है। इट्स टोटली इर्रेगुलर, टोटली इर्रेगुलर, ठीक है। अच्छा, जो फिब्रिलेशन है, फिब्रिलेशन में उमूमन जो है ना वो उसको हम कहते हैं सॉ टूथ अपीयरेंस वेव्स आती हैं, क्या कहते हैं हम उनको, सॉ टूथ अपीयरेंस वेव्स, ठीक, जो एट्रियल में आती हैं, फ्लटर में आती हैं सॉ टूथ अपीयरेंस, इसमें आती हैं टोटली इर्रेगुलर वेव्स फिब्रिलेशन। एक ये बात याद रखो। एक जब हम पल्स लेते हैं तो पल्स में भी डिफरेंस है, जो फ्लटर है उसमें होती है रेगुलरली इर्रेगुलर पल्स, रेगुलरली इर्रेगुलर पल्स। जो फिब्रिलेशन है इसमें इर्रेगुलरली इर्रेगुलर पल्स होती है, यानी कि इसमें कोई भी पैटर्न जो है वो फॉलो नहीं हो रहा हो किसी भी किस्म, उसमें फिर एक बीच में एक पैटर्न आता है, क्योंकि इसीलिए हम उसको रेगुलरली इर्रेगुलर कहते हैं कि इरेगुलरिटी है बट ऑन अ रेगुलर बेसिस है। इसमें तो रेगुलर इरेगुलरिटी है बट दैट इटसेल्फ इज ऑन एन इरेगुलर बेसिस, यानी कि किसी किस्म का कोई पैटर्न आप इसमें कर ही नहीं सकते। जो आखिरी फर्क है, एंड विद दैट आई विल एंड द लेक्चर एंड टुमारो आई विल स्टार्ट द सर्कुलेशन द 14th चैप्टर, ठीक है। जो उसका आखिरी फर्क है वो इसके रेट का, फिब्रिलेशन का जो रेट है वो जा सकता है अप टू 600 बीट्स पर मिनट फिब्रिलेशन का, लेकिन जो फ्लटर का रेट है वो 350 से बीट्स पर मिनट से ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है। थैंक यू किड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग for participating and being interactive. Thank you so much. So see you tomorrow. Okay, Allah Hafiz.